नमस्कार। राय साहब की राय कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वेल्थ क्रिएशन की रणनीति के पार्ट 1 के बाद अब हम पेश करने जा रहे हैं पार्ट 2। पिछले पार्ट में हमने जिक्र किया था कि टेल विंड्स वाले सेक्टर्स जहां की जबरदस्त मांग है और ये मांग जितनी लंबे समय तक रहेगी उतना ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन हो सकेगा। आज हम वेल्थ क्रिएशन के अगले पार्ट में भी उसी टेल विंड वाले सेक्टर्स पे चर्चा करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे और एक एक करके जो दुनिया के, भारत के धुरंधर निवेशक जिन्होंने की अच्छी खासी वेल्थ स्टॉक मार्केट से कमाई है, उन निवेशकों ने जो जो सीखा, जो जो सावधानियां बरती और जो जो गलतियां उन्होंने की और जो जो उन्होंने हमको आपको बताया, मैं उन सबको समेटते हुए वीडियो को आगे बढ़ाता जाऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो शुरू करने के पहले एक बार फिर मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि ये कोई वीडियो ना तो इन्वेस्टमेंट एडवाइस है, ना इन्वेस्टमेंट संबंधी रिकमेंडेशन है। ये विशुद्ध एकेडमिक पर्पस से वीडियो बनाकर आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको जो भी निवेश संबंधी फैसला लेना हो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से और अपने खुद के होमवर्क और रिसर्च वर्क के बाद ही लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो हम जबरदस्त टेल विंड वाले और लंबे समय तक टेल विंड की संभावनाओं वाले सेक्टर में निवेश की बात कर रहे थे। इन्वेस्टमेंट गुरुओं का मानना यह है कि इन सेक्टर्स में भी हमको इस बात का पूरा ख्याल रखना है कि जिन इन सेक्टर्स में जहां की जबरदस्त टेल विंड है, उनसे जुड़ी हुई जो कंपनियां हमने छांटी हैं, उन कंपनियों में हम अगर उनके प्राइस एक्शन में कोई बड़ी गिरावट देखते हैं, यानी 20% तक की गिरावट अगर देखते हैं, तब तक तो थोड़ा ठीक है। लेकिन फिर भी हमको जो 10% की गिरावट के और नीचे शेयर गिरना शुरू कर दें, तो वहाँ पर हमको सतर्क हो जाना चाहिए और हमें इस बात का पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर उस सेक्टर में कहीं कोई पॉलिसी चेंजेस तो नहीं आए, या कहीं किसी कंपनी जिसका शेयर गिर रहा हो, उस कंपनी में कहीं कुछ गड़बड़ झाला तो नहीं हुआ, कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज़ तो नहीं आई। तो ये पता लगाना ज़रूरी है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो जितना ज़्यादा शेयर अगर 10 नहीं 20% गिरा, तो ये एक एवरेज करने का सुनहरा मौका हो सकता है और इसका लाभ बखूबी उठाया जा सकता है। अब इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान देने की है कि इन कंपनियों की डेट पोजीशन क्या है, यानी कर्जा कितना है। जितना ज़्यादा कर्जा होगा उतना ज़्यादा कंपनियां जो लाभ कमाएंगी उसकी भरपाई वो कर्ज भुगतान में करती जाएंगी। तो ऐसी स्थिति में कंपनियों की अर्निंग्स और कंपनियों की जो है वो प्रॉफिट पे नेगेटिव असर पड़ेगा। तो इसलिए हमें उन कंपनियों पे विशेष ध्यान देना है जो अपने इंटरनल एक्रूअल से ज़्यादा अपना एक्सपेंशन कर रही हों और वहाँ पे जो कुछ भी नए प्रोजेक्ट्स डाल रही हों, वो इंटरनल एक्रूअल्स यानी जो उनके पास फ्री कैश रिजर्व है उसमें से खर्चा कर रही हो, कम से कम कर्ज ले रही हो। तो इस बात का भी ख्याल रखना ज़रूरी है। इसके अलावा ये भी ख्याल रखना ज़रूरी है कि प्रमोटर्स का प्लेज कितना है। अगर कोई भी प्लेज नहीं है तो ये तो एक एडेड एडवांटेज वाली बात होगी। इसलिए जहां प्लेज बिल्कुल ना हो वहां हमें प्राथमिकता देनी होगी। इसके अलावा हमें इस बात पे भी नज़र रखनी होगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट गुरुओं का ये भी कहना है
कि भारत में कम से कम ये ज़रूर बातें लागू होती हैं और दुनिया के कई और मुल्कों में भी यही बात लागू होती है कि हमें ये भी देखना है कि सरकार का फोकस किन सेक्टर्स में है। मसलन अभी जो है इंडिया में अभी सबसे ज़्यादा फोकस जो है हमारा ग्रिड एक्सपेंशन पे है, रिन्यूएबल एनर्जी पे है, इसके अलावा डाटा सेंटर्स पे है और सरकार इसके लिए तरह तरह की छूट भी दे रही है। इसके अलावा सेमीकंडक्टर्स में है, सेमीकंडक्टर से जुड़ी हुई जो डिज़ाइंस हैं उनके लिए जो है वो चिप डिज़ाइन की कंपनियां और या जो चिप डिज़ाइन से जुड़े हुए सॉफ्टवेयर से और दूसरे प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए काम करती हैं, उन पे भी जो है वो सरकार का फोकस है। तो ऐसी स्थिति में हमको जो है ये और ज़्यादा कॉन्फिडेंस पैदा होता है कि वाकई इंडस्ट्री में तो टेलविंड सही है, डिमांड हाई है, इसके अलावा सरकार भी जो है वो लंबे समय तक की योजनाएं इन सेक्टर्स में बना रही है। तो ऐसे सेक्टर्स को हमें ज़्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए जहां सरकारी कैपेक्स का या सरकारी छूट का, चाहे वो छूट टैक्स बेनिफिट के रूप में हो सकती है, चाहे वो और दूसरे तरीके से हो सकती है, या सरकार ने खुद एलोकेट की हो बड़ी रकम और वो रकम लगातार एलोकेट की जाती रही हो। ऐसा नहीं कि एक साल के लिए एलोकेट कर दिया और बाद में उसको बंद कर दिया। तो ये भी हम लोग को ध्यान रखना होगा। अब देखिए टेलविंड्स का असर क्या होता है। ज़बरदस्त टेलविंड जब आती है तो उसका असर क्या होता है और सरकार का भी उस पर जब ध्यान होता है तो क्या होता है। मसलन मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ये कोई निवेश रिकमेंडेशन नहीं है। अब एक छोटी कंपनी को ले लीजिए, छोटी तो नहीं है तो ये बहुत बड़ी और टेक्नोलॉजिकली बहुत ही सुपीरियर कंपनी है। हिटाची एनर्जी का आपने नाम सुना होगा। ये हिटाची एनर्जी पावर सेक्टर से जुड़ी हुई है और इसका काम बड़े पैमाने पर जो है वो ग्रिड के इंटीग्रेशन, ग्रिड के मॉडर्नाइजेशन, ग्रिड के एक्सपेंशन, इनसे भी जुड़ा हुआ है और ख़ास करके HVDC जो परियोजनाएं हैं उनसे जुड़ा हुआ है। और HVDC जो है इसके अंदर तो केवल भारत में गिनी चुनी कंपनियां हैं और ये सभी जो है मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, चाहे वो सीमेंस एनर्जी हो, चाहे वो सीमेंस हो, चाहे वो हिटाची हो, चाहे वो GE वर्नोवा T&D हो। ये सारी कंपनियां जो हैं वो उनकी ही एक्सपर्टीज़ है और ज़्यादातर काम उन्हीं को मिलता है क्योंकि शुरू से लेके काम के समापन तक जो है वो बिडिंग करने के लिए जो परियोजनाओं का हिस्सा होता है उसके लिए ये जो टेक्निकल फिजिबिलिटी जो होती है उसको पूरा करने में केवल यही कंपनियां जो हैं सबसे सक्षम मानी जाती है। तो इसका पूरा लाभ वो उठा सकती है। तो अब देखिए हिटाची एनर्जी आज से लगभग 2.5 साल पहले लगभग 1000 रुपए में बाजार में उपलब्ध थी। अब माना ये जा रहा था, बहुत से निवेशकों को शायद लगता होगा कि 1000 रुपए भी बहुत ज़्यादा कीमत है, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया और उन्होंने शायद सोचा होगा कि अब ठीक है कंपनी तो लाभ कमाई रही है, बहुत होगा तो 1000 से 2000 रुपए होगा। लेकिन आज हिटाची एनर्जी बढ़ते बढ़ते अपने शानदार कामकाज के जरिए निरंतर हर साल हर क्वार्टर उसने जो है वो सारे बेंचमार्क्स जो एक मल्टीबैगर कंपनी में होने चाहिए, जो एक निवेश को मल्टीप्लाई करने की क्षमता रखने वाले जो सारे पैरामीटर्स हैं या बेंचमार्क्स हैं, उनको भी मात दे दिया। और आज उस शेयर की कीमत 1000 रुपए के शेयर की कीमत मात्र 2.5-3 साल के भीतर 34-35-36 हज़ार तक पहुंच गई है। अब आप अनुमान लगाइए कि कितना वेल्थ क्रिएशन हुआ होगा, कितना गुना वेल्थ क्रिएशन हुआ होगा। लगभग 35 गुना से अधिक वेल्थ क्रिएशन अकेले हिटाची ने करके दिया है। अभी लगभग 52 सप्ताह के न्यूनतम स्तर पे जो है लगभग 2-2.5 हज़ार रुपए में GE वर्नोवा T&D उपलब्ध था। अब GE वर्नोवा T&D के शेयर की कीमत जो है 5000 के लगभग चल रही है। इसी तरीके से सीमेंस एनर्जी था। सीमेंस एनर्जी जब लिस्ट हुआ था और आज के भाव में लगभग दुगना हो गया। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस किस्म की टेलविंड्स हैं। इसी तरह CG पावर, ये भी पावर सेक्टर का एक बहुत मजबूत शेयर है
और इसका भी जो है कामकाज, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रांसफार्मर्स, इनके अंदर जो है वो एक बहुत बड़ी पैठ है उसकी, उसके पास तमाम प्रोडक्ट्स हैं। तो ऐसी कंपनी को भी आप देखिए कि पिछले 2 साल की जर्नी सीजी पावर की, ये शेयर कहाँ से कहाँ पहुँच गया। इसके अलावा इसमें जिसमें सरकार का बहुत बड़ा ध्यान है, सेमीकंडक्टर, डाटा सेंटर, तो वहाँ भी जो है ये 2 पुश, इसको एडिशनल पुश मिल गए, एडिशनल जो है इसको एक एडेड एडवांटेज मिल गया, और ये शेयर 2 साल के भीतर कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो हमें ऐसी अपॉर्चुनिटीज का पूरा ध्यान रखना है। अब रही बात कि निवेश में एक निवेशक को इन्वेस्ट गुरुओं के मुताबिक और किन बातों का ध्यान देना चाहिए। आजकल एक बहुत बड़ा फैशन चला हुआ है बाजार के अंदर कि लीवरेज करना अपनी पोजीशन को, यानी कर्ज लेकर के या उधारी लेकर के शेयरों को खरीदना। अब इसमें एक पहलू आता है एमटीएफ का। एमटीएफ में न जाने कितने निवेशकों की जेबें खाली हो गई, और जितना वो पैसा लेकर के शेयर बाजार में आए थे एमटीएफ करते करते वो सारा पैसा उनका खाली हो गया। अब नतीजा ये हुआ कि वो एमटीएफ का कैलकुलेशन किस तरीके से है, जो भी थोड़ा शेयर गिरा या शेयर जो है अपने निवेश प्राइस से भी ऊपर चल रहा है, और वहाँ भी अगर जो नीचे गिरा, तो कब क्या वो कैलकुलेशन मेरे तो आज तक समझ में आया नहीं। अब बाकी लोगों के समझ में आया हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं भगवान जाने। यानी आपने निवेश किया है 100 रुपये के भाव पे, और वो शेयर चल रहा है 150 रुपये के भाव पे, और अगर जो 140 के भाव पे आया या 130 के भाव पे भी आ गया, लेकिन फिर भी वो आपके निवेश भाव से जो है वो 30 रुपये ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मार्जिन कॉल के लिए जो है आपके खाते में से पैसा कट जाएगा, मार्जिन कॉल के लिए तगादा शुरू हो जाएगा, और वो कुछ नहीं, वो कुछ समझ में नहीं आता। और ऐसे में अगर भाव नीचे चला गया और जल्दी ऊपर नहीं उठा, तो आप ब्याज देते देते और मार्जिन्स देते देते जो है आपका खजाना खाली हो जाएगा, और आपको भारी नुकसान का मुंह देखना पड़ेगा। इसलिए चाहे कितना भी बहुमूल्य शेयर हो, कितना भी उसमें टेल विंड हो, चाहे कितनी भी संभावनाएं हो, आप थोड़ा ही शेयर खरीदिए। आप जितना एमटीएफ के लिए अपनी तरफ से रकम देते हैं, आप उतनी ही रकम के शेयर खरीदिए। कम से कम मानसिक निश्चिंता तो रहेगी, आपके जेब से ना तो ब्याज जाएगा और न ही जो है मार्जिन कॉल्स के रूप में आपका पैसा ब्लॉक होगा। तो ये इस बात का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा अनुभवी निवेशकों का एक ये भी कहना है कि कभी भी कर्ज लेकर के, ब्याज पे कर्ज लेकर के, या अपने किसी रिश्तेदार से या मित्र से कर्ज लेकर के कभी शेयरों की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि शेयर बाजार एक ऐसी जगह है जहां कब क्या होगा, कब अचानक मंदी आएगी, कब अचानक बाजार टूट जाएगा, कितने समय तक टूटा रहेगा, कब बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, कब तक बढ़ा रहेगा, कोई नहीं प्रिडिक्ट कर सकता। बाजार एक महासमुद्र की तरह है, और यहाँ जो गुरु अपने को डिक्लेयर करेगा वो धोखा खाएगा। ये इन्वेस्टमेंट गुरुओं का कहना है। इसलिए बाजार में हमेशा जो है आप स्टूडेंट बन के रहिए, यानी बाजार को गुरु मान लीजिए और स्वयं को चेला मान लीजिए, तब कुछ आपको सीखते रहने का मौका मिलेगा। यानी जब आप नदी में छलांग लगाते हैं तब आपको पानी के एहसास होता है कि पानी की गहराई क्या है, पानी की धार क्या है। तो इसलिए शेयर बाजार में जब आप उतरते हैं, खेलते हैं, तो आप हमेशा जो है आप बाजार के एक तरीके से शिष्य की तरह ही बिहेव करें, तो ही आपकी भलाई होगी। तो इस तरीके से कर्ज पे कोई काम नहीं करना है। आप जो कुछ भी लें थोड़ा ही लें। वेल्थ धीरे धीरे ही एक्युमुलेट होती है। आप रातों रात चाहेंगे कि शेयर बाजार से एक बड़ा निवेश करके हम बहुत सा पैसा, कई गुना पैसा इकट्ठा कर लेंगे, तो ये संभव नहीं है।
दूसरी चीज, आपको पेशेंस रखना होगा, और जो निवेश आपने किया है वो निवेश जो है वो उसके लिए, उसको ग्रो करने के लिए समय देना पड़ेगा। आप आज कोई फल का पेड़ लगाते हैं तो कल फल की उम्मीद नहीं करते हैं। आप आज फसल बोते हैं तो आप क्या एक हफ्ते बाद ही फसल काटने लगते हैं? अरे आपको 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने का वक्त देना पड़ता है, तब आप जो है आप उस फसल की कटाई करते हैं। हर चीज में यही चीज लागू होती है। आप, ये कोई सब्जी नहीं है, ये कोई भोजन नहीं है कि छौंका और 2 मिनट कुकर में डाला और सीटी आई, खोला और परोस के खा लिया। ये शेयर बाजार वो जगह नहीं है। यहाँ जो पेशेंस, सबका कहना यही है, जितने इन्वेस्टमेंट गुरु हैं जिन्होंने पैसा कमाया है, उन्होंने कहा कि शेयर को मल्टीप्लाई करने के लिए, निवेश को मल्टीप्लाई करने के लिए आपको समय देना पड़ेगा। हाँ, वो दीगर बात है कि बहुत से भाग्यशाली लोग भी हैं इस शेयर बाजार में, जो बहुत कम समय में कई गुना वेल्थ जो है उनकी स्वयं तैयार हो जाती है और वो उसका पूरा लाभ उठा लेते हैं। तो अगर ऐसा है, ऐसे सौभाग्यशाली अगर हम लोग हैं, तो इसका पूरा लाभ उठाना ही चाहिए। लेकिन ये ऐसा सेल्डमली होता है, कभी कभार होता है। तो इस तरीके से आपको हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना होगा। दूसरी चीज, जल्दीबाजी में कोई फैसला न लें, न बेचने का न खरीदने का। आप पहले अगर शेयर के भाव गिर भी रहे हों तो एक बार सोचिए, समझिए, ठंडे दिमाग से जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। उसके बाद ही तब कुछ बेचने का फैसला कीजिए या खरीदने का फैसला कीजिए। अगर सब कुछ राइट ट्रैक पे है, कहीं कोई कुछ बड़ी, कोई बहुत बाजार की चूल्हे हिलाने वाली या उस शेयर या उस कंपनी की चूल्ही हिलाने वाली कोई अगर नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, तो शांत होकर बैठिए। शांत मन, पेशेंस और समय, ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन ही बाजार में वेल्थ क्रिएशन में मदद करता है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट गुरुओं का ये भी कहना है कि आप सुनी सुनाई टिप्स और सुनी सुनाई अफवाहों पे ध्यान न दें। आप जब तक खुद थोड़ा ही मेहनत नहीं करेंगे, खुद थोड़ा प्रयास नहीं करेंगे, आप कुएं में से सीधे पानी निकाल के, ये वो जगह नहीं है शेयर बाजार की, कुएं में आपने बाल्टी डाली और रस्सी से खींचा और पानी पी गए। यहाँ एक तरीके से कुआं खोदना पड़ता है, पानी निकालना पड़ता है और उसके बाद तब फिर अपनी प्यास बुझानी पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि शेयर बाजार से हर शेयर में हर निवेशक पैसा कमाने में सफल होता है। सफल वही होता है जो सोच समझकर निवेश करता है और सोच समझकर निवेश करने के बाद कोई जो है वो निवेश का फैसला करता है और उसे समय देता है, पेशेंटली वॉच करता है, उस कंपनी से जुड़े हुए क्या घटनाक्रम है उन पर नजर रखता है। तो ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। और इस वीडियो के आखिर में एक जो इन्वेस्टमेंट गुरुओं का सबसे बड़ा जो उपदेश है या जो सबसे बड़ा उनका अनुभव है वो ये है कि रिस्क रिवार्ड ये पहलू हमेशा प्राथमिकता पे रखना चाहिए। कितना ही अच्छा शेयर क्यों ना हो, कितनी ही बढ़िया कंपनी क्यों ना हो, आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा कि आप उस शेयर के लिए कितना दाम दे रहे हैं। हालांकि जो बहुत अच्छी कंपनियां हैं, जिनकी भविष्य की संभावनाएं बहुत उज्जवल हैं, जहां जबरदस्त टेलविंड भी है, जहां सरकार का भी फोकस है, सरकार का भी कैपेक्स है, सरकार की तरफ से हर तरीके का सहयोग है, वहां पे कंपनियों का जनरली
इंडस्ट्री एवरेज से ज़्यादा पीई होता है, प्राइस टू बुक वैल्यू होती है, और ऐसी कंपनियों के जो शेयर हैं वो थोड़े महंगे ज़रूर होते हैं, लेकिन इतने भी महंगे नहीं होने चाहिए कि आप जो इंडस्ट्री का पीई है उससे 5 गुना 6 गुना महंगे हों, 3 गुना 4 गुना महंगे हों। हाँ, अगर ऐसी कोई कंपनी है और उनके अर्निंग्स पर शेयर ग्रोथ भी अगर उसी हिसाब से तेजी से हो रही है, आरओई और आरओसी भी उसी तरीके से बढ़ रहा है, सेल्स भी उसी तरीके से जबरदस्त बढ़ रही है, 40%, 50%, 30%, आरओई आरओसी भी जो है लगभग 30 से 40%, 50%, तो ऐसी कंपनियां वो सारा जो बढ़ा हुआ पीई है आगे जाकर के अपने लाभ, अपने मार्जिन्स और अपने ईपीएस ग्रोथ के कारण जो है वो उसको जो है वो न्यूट्रलाइज करने का प्रयास कर सकती हैं। लेकिन फिर भी जब आपको बाजार में तमाम करेक्शंस आते रहते हैं, छोटे मोटे, कभी कभी जो है अच्छा खासा करेक्शन भी आ जाता है, तो आपको ऐसे मौके के लिए कुछ कैश जरूर बचा के रखना चाहिए और उस कैश का भरपूर इस्तेमाल उस समय उन कंपनियों को खरीदने में करना चाहिए, ताकि रिस्क रिवार्ड जितना ज़्यादा फेवरेबल हो सके उतना ज़्यादा आप बेहतर रिटर्न कमा सकते हैं। तो इसलिए आप थोड़ा थोड़ा करके निवेश करिए, शुरू किया जा सकता है। बड़े बड़े निवेशकों का यही कहना है, जो सफल निवेशक है, कि अगर एक बार कंपनी को आपने पिन पॉइंट कर लिया, चुन लिया, और आप मुतमईन हैं कि नहीं साहब अब हमने सही जगह हाथ लगा दिया है, सही चुनाव किया है, तो आप थोड़ा थोड़ा करके निवेश का दायरा बढ़ा सकते हैं। लेकिन मैं तो कम से कम यही करता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं मेरे पास अगर 10 रुपये है तो मैं उसमें से 2 रुपये खर्च करता हूँ, और उसके बाद जो है मैं आगे जब जब थोड़ा गिरता है तब मैं मौका देख करके एक दो करके जो महंगे शेयर्स हैं उनको खरीदने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं उतने में ही संतोष करता हूँ कि ठीक है, मैंने 1000 शेयर नहीं लिए, मैंने 10 ही लिए, 20 ही लिए, 30 ही लिए, मुझे उस पर संतोष है। क्यों? कि मेरा ये विश्वास है कि बूंद बूंद से सागर भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा मुझे कम मिलेगा, मुझे संतोष है, लेकिन मैं किसी प्रकार का अनड्यू रिस्क लेने के पक्ष में नहीं हूँ, और न मैं किसी अपने शुभचिंतक को इस चीज़ के लिए मैं जो हूँ मैं उत्साहित करता हूँ या प्रोत्साहित करता हूँ। मैं हमेशा एक अपना उसूल और सिद्धांत कायम रखता हूँ कि अपनी चादर उतनी ही पसारिए जितनी चादर हो, उससे ज़्यादा नहीं। तो आज हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखिए, और दूसरी चीज़, कुछ कैश हमेशा रखिए आप, ताकि जब कोई बड़ा करेक्शन आए, बाजार बुरी तरह टूट चुका हो, उस समय जब तेजी से भरभरा के शेयरों के भाव नीचे गिरते हैं कुछ समय के लिए, हालांकि अच्छे शेयर तुरंत उसी दिन रिकवर भी हो जाते हैं, लेकिन जब कभी इस किस्म की स्थिति आए तो उस समय के लिए कैश जरूर अपने पास रखिए, ताकि आप उस स्थिति का फायदा भरपूर उठा सकें और अपने रिस्क रिवार्ड को जो है आप ज़्यादा बेहतर कर सकें। यानी आप जितने कम से कम भाव पे शेयर आपको मिलेंगे, उतनी ज़्यादा आपको जो है वो रिटर्न्स की संभावना बनी रहेगी। और एक बार अगर बहुत नीचे भावों पे आपको शेयर अगर मिल गए, तो एक बार जब वो फिर दोबारा मार्केट रिकवर होता है, उसके बाद आप बहुत सेफ पोजीशन पे आ जाते हैं। उसके बाद आपके पोर्टफोलियो में जो है बहुत गिरावट की संभावना सीमित हो जाती है, और आगे जा कर के जब वो शेयर्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 20-30% जो है आपको वहाँ पे जो है जो टोटल आपकी वेल्थ बनती है उसमें भी इजाफा होने के आसार रहते हैं। तो इस तरीके से जो भी इन्वेस्टमेंट गुरुओं का कहना है, जो उन्होंने उनका अनुभव रहा है,
या जो कुछ भी उन्होंने सीखा है या उनको सबक मिला है, जो कुछ उन्होंने बताया है अब तक, मैंने उन सब बातों को, मुख्य बातों को आपके सामने समेट कर रख दिया है। अब इसका आप किस तरीके से लाभ उठा सकते हैं, ये आपको निर्णय करना है। वे फिर वीडियो के समापन के पहले मैं एक बार फिर आप सबसे कहना चाहता हूं कि इस वीडियो में जो कुछ भी बातें मैंने कही हैं, ये कोई इन्वेस्टमेंट ना तो एडवाइस है, ना ये शेयर या बाजार में खरीदारी या बिकवाली के लिए जो है ये कोई रिकमेंडेशन है। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट गुरुओं ने एक बात मैं कहना भूल गया, एक और पहलू बताया है कि खरीदना आसान है, बेचना कठिन है। अब आप बोलेंगे कि ये क्या मैं बोल रहा हूं कि बेचना कठिन है। अरे बेचना तो आप 2 मिनट में बेच देंगे, खरीदने में जरूर थोड़ा सा सकुचाहट होती है। नहीं, आपको कब बेचना है, ऐसा तो नहीं कि बाजार में जो आपने निवेश कर रखा है उसकी टेलविंड जो है या उसका जो फोकस है सरकार का, वो धीरे धीरे कम हो रहा है और आप जो है अच्छा खासा वेल्थ जो है वो आपकी बनी हुई है और उन शेयरों के भाव कई गुना हो चुके हैं और आप जो है वो लेके बैठे हुए हैं। और फिर धीरे धीरे जब शेयर के भाव गिरने लगे तो उसके बाद फिर आप सोचने लगते हैं कि अरे नहीं, थोड़ा गिरा है, शायद और न गिरे, लेकिन वो धीरे धीरे चढ़ा के फिर नीचे गिराते हैं। फिर जो है नई मांग पैदा होती है, फिर बेचने वाले बेचते हैं और धीरे धीरे निकलते हैं। तो इसका भी आपको हमेशा ख्याल रखना चाहिए। बहुत से जिन्होंने अच्छी वेल्थ बनाई है उन निवेशकों का कहना ये है कि अगर आपकी वेल्थ 3 गुना 4 गुना हो गई है तो उसका जो है कम से कम इन्वेस्टमेंट का जो हिस्सा है वो बेच करके अपने पास ले लेना चाहिए और बाकी के शेयरों को फ्री कर देना चाहिए। कुछ का कहना ये है कि अगर 4 गुना हो गया तो जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है कम से कम उतना ही और रकम निकाल लीजिए उन शेयरों से और बाकी शेयरों को छोड़ दीजिए। अब उनकी भी बात अपनी जगह सही है। अब इसका निर्णय आप जब बाजार में कोई भी आता है तो वही निर्णय ले सकता है, इसके लिए कोई निश्चित फॉर्मूला नहीं है। हर धुरंधर निवेशक के अपने अपने अनुभव हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि उन धुरंधर निवेशकों के बारे में जो है, जो भी पॉडकास्ट या जो भी वीडियोस हैं और जो भी उनसे संबंधित जो किताबें हैं या जो जिक्र है स्टॉक मार्केट के से जुड़े हुए जो राइटर्स हैं, उन्होंने जो बुक्स लिखी हैं, चाहे वो वॉरेन बफेट की हो, चाहे जो इसकी क्या नाम है चार्ली मंगर के नोट्स हो, इन सब को आपको थोड़ा बुक्स के रूप में अवेलेबल है। इनको पढ़ना चाहिए, इनको पढ़ना चाहिए। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जो भी बड़े बड़े अनुभवी लोगों ने, शेयर बाजार के महारथियों ने जो भी झंडा गाड़ा है, उस प्रक्रिया के दौरान जो कुछ उन्होंने सीखा, जो कुछ बताया, वो मैंने आपके सामने एक संक्षेप में बताने की कोशिश की है। बताने लगूंगा तो ना जाने कितने एपिसोड करने पड़ेंगे। इसलिए ये जो मुख्य है उसका सार कि वेल्थ बनती कैसे है और कहाँ बनती है, किस तरीके से बनती है, वो मैंने आपके सामने रख दिया। इसके अलावा और तमाम फार्मूले हैं, अगर आप उनमें जाएंगे तो उलझते चले जाएंगे। लेकिन जो बिल्कुल सीधा साधा फार्मूला है, जो उन महारथियों ने हमारे आपके सामने रखा है और जो हम लोगों ने उनके अनुभवों से सीखा है, वो उस पर चलना ज़्यादा मुनासिब होगा। फिर मैं कह रहा हूँ कि ये आपका निर्णय है कि आप कैसे उन अनुभवों को आत्मसात करते हैं, कितना उस पर अमल करते हैं, कैसे अमल करते हैं, ये आप फैसला लीजिए। मेरा काम था, उन्होंने जो कुछ बताया वो मैंने आप तक पहुंचा दिया। और ये पार्ट 2
अब इसके बाद मैं अन्य विषयों पे जो है मैं वीडियो आपके सामने रखूँगा। तो आज के कंटेंट अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो, बेहतर लगा हो, उपयोगी लगा हो, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही आपको और कंटेंट्स हमेशा समय पर मिलते रहें और आप समय पर उनको देख सकें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक देने में कंजूसी ना कीजिए, और अगर इसमें कुछ खामी हो या क्या है आपको पसंद आया, आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अगले वीडियो तक कीजिए इंतज़ार। नमस्कार, जय हिंद।